हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी सीरीज़ के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 1 तारीख है और आज हम 29 तारीख और 30 तारीख 2 दिन की पीआईबी का डिस्कशन करेंगे। जब मैं लास्ट क्लास ले रहा था तब मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे को लास्ट में 8 बजे तक कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऐसा नहीं आया था जो हम डिस्कस कर सकें, इसलिए मैंने कहा कि हम सीधा मंडे को ही मिलेंगे। लेकिन जब मैं घर निकल गया उसके बाद में मैंने देखा कि काफ़ी सारे आर्टिकल 8 बजे बाद में अपलोड किए गए थे, तो उनको भी हम आज शामिल करते हुए 2 दिन की ही पीआईबी का डिस्कशन कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल हैं, इन 2 दिनों के अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल आए हैं और मैंने आपसे वादा किया था कि कोई भी आर्टिकल है वो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम 2 दिन का आज करेंगे और 2 दिन का हम कल करेंगे, 31 और 1 तारीख का हम 2 तारीख को करेंगे। ठीक है। और आपका एक सवाल था कि मैगजीन है तो वो कौन सी पढ़नी चाहिए। आप कोई भी मंथली मैगजीन है वो फॉलो कर सकते हो और साथ साथ में ये कोशिश करो आप कि डेली जो न्यूज़पेपर है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं, जो संपादकीय वाला पोर्शन आता है, वो आपके दिमाग को विकसित करने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको नोटिस करता रहता हूँ, जो बच्चे लिखते हैं कि डे 1%, डे 2%, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपका डेडिकेशन लेवल किस लेवल का है और आप 300 डे 300 तक आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तब आपका पता चलेगा कि आप यूपीएससी को लेके कितना सीरियस हो। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज पहला आर्टिकल है हमारा पीएम स्वनिधि से संबंधित। पीएम स्वनिधि, आपने पहले भी इसको देखा होगा। पीएम स्वनिधि क्या है कि जो डेली रेडी वाले, पटरी वाले जो वेंडर्स हैं, तो उनके लिए सरकार एक बिना गारंटी के, बिना कोलेट्रल के, जैसे गारंटी क्या होती है कि जैसे बैंक के अंदर कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो गिरवी ना रखते हुए सरकार उनको एक फंड होता है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड ऑफ एमएससी, ये ठीक है। तो ये फंड होता है, तो इसके थ्रू सरकार बैंकों को गारंटी देती है और बैंक आपको लोन देंगे इस स्कीम के तहत। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे हम देख लेते हैं। पहली बात तो इसके अंदर मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, आवास और शहरी मंत्रालय। ठीक है। फिर उसके बाद में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, वित्तीय सेवा विभाग है, जो वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, वो भी इसके अंदर सहयोग कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, ये 2 चीजें। ठीक है। फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या होगा, 15,000 रुपए का, 25,000 का और 50,000, इस तरीके से 3 बार ऋण दिए जाएंगे। यदि आप 15,000 दिया जाता है और वो वापस चुका देता है उसको, तो आपको 25,000 दिए जाएंगे। 25,000 तक भी आप वापस चुका देते हो, टाइमली यदि आप रीपेमेंट करते हो, तो आपको 50,000 रुपए तक दिए जाएंगे। इस तरीके से इन पे यदि आप टाइम पे वापस कर रहे हो तो आपको 7% इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा, ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। ब्याज सब्सिडी का मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते हो तो देख लो कि मान लो कि सरकार 9%, टोटल जो बैंक है वो 9% के अंदर दे रहा है, कोई भी ऋण है 9% के अंदर भी ब्याज दर चल रही है, तो सरकार उसमें से 7% तो खुद दे देगी। तो सिर्फ 2% ही जो ये पीएम स्वनिधि के जो ऋण प्राप्त करता है तो उनको देना पड़ेगा। तो ये होता है इंटरेस्ट सबवेंशन। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। तो इसको शुरुआत 2000 जून 2020 के अंदर शुरू किया गया था, कोविड काल के अंदर इसको शुरू किया गया था। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रेस्पेक्ट, ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव हैं। मतलब स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान। मंत्रालय मैंने आपको बता दिया है, आपको इसके अंदर ऐड कर लेना है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, ये आपको ऐड करना है। फिर उसके बाद में 7% वाली जो मैंने इंटरेस्ट सबवेंशन, ब्याज सब्सिडी बताई थी, वो भी आपको ऐड करना है। नोट्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। और उसके अलावा जैसे कौन कौन शामिल हैं, जैसे रेडी पटरी वाले, ये सब हैं, फास्ट फूड वाले विक्रेता वगैरह जो भी हैं, लेकिन नाई भी इसके अंदर है। ये क्वेश्चन आंसर थे, एफएक्यू होते हैं, उसके अंदर मैंने इसको देखा था, पीआईबी के अंदर ही था ये। और उसके अलावा जो जूते चप्पल सही करने वाले, ऐसे काफी सारे लोग थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बिना गारंटी के ऋण, जैसे 15,000 है, 25,000 है और 50,000, ये 3 चरणों के अंदर दिए जाएंगे। जब आप 15,000 चुकाओगे तो 25,000, 25,000 चुकाओगे तो 50,000, ऐसे। और उसके अलावा यदि आप डिजिटल लेन देन करते हो तो आपको कैशबैक दिया जाएगा 1,600 रुपए का। डिजिटल लेन देन पे इतना कैशबैक है। और यदि आप दूसरा दूसरा मतलब ये 25,000, ये आप रीपेमेंट कर देते हो, इसको वापस चुका देते हो, तब आपको 30,000 का एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसकी लिमिट 30,000 रुपए होगी। तो ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। फिर इसके अलावा आप इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, फसाई
फसाई के साथ में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको पता है कि ये रेडी पटरी वाले हैं, तो ये फास्ट फूड विक्रेता इस तरीके से, या फल वाले होते हैं, ये सब होते हैं, तो फसाई इनको ट्रेनिंग देती है कि आप स्वच्छता के साथ में इनको प्रोवाइड करवा सको, इसलिए। उसके बाद में स्वनिधि से समृद्धि, स्वनिधि स्कीम है, इसका मोटिव एक ही नहीं है कि सिर्फ कोलेटरल फ्री तरीके से लोन दिया जा सके, उसके अलावा एक सार्वभौमिक तरीके से इनको सुरक्षा कवर दी जा सके, सामाजिक सुरक्षा कवर दिया जा सके, तो उसके लिए भी ये है। और उसके अंदर 8 स्कीम को जोड़ा गया है। 8 स्कीम जो आती हैं, जैसे मान लो प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना हो गई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गई, फिर वन नेशन वन राशन कार्ड होता है, वो स्कीम हो गई। इस तरीके से ये 8 स्कीम है, तो उनके साथ में इनको एक साथ जोड़ा जाएगा, तो उससे क्या होगा कि इनका एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा का जाल बन जाएगा। उसके बाद में जैसे इसका है कि योजना का प्रभाव क्या होगा, जैसे वित्तीय समावेशन होगा इससे, जैसे इसके अंदर 95% को पहली बार औपचारिक और संस्थागत रूप से ऋण दिया गया है, और आय में वृद्धि होगी इनकी, जैसे आय के अंदर औसतन 20% की वृद्धि हुई है। महिला सशक्तिकरण, इसके अंदर 46% जो लाभार्थी हैं, 46% वुमन है, तो ये वुमन एम्पावरमेंट को दिखाता है कि इनको इंक्लूड किया गया है। फिर सोशल इंक्लूजन है, जैसे 70% है जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभ प्राप्त करने वाले हैं, तो वो निचले समुदाय से हैं, हाशिए पर जो समुदाय हैं उनसे बिलोंग करते हैं। अब इसके प्रमुख आंकड़े हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अब। और उसके अलावा जो सफलता की कहानियां हैं वो दे रखी हैं अलग अलग, जैसे गाजियाबाद के अंदर ये है, ये उस आर्टिकल के अंदर ही दे रखा था, तो मैंने इसको शॉर्ट के अंदर लिख के दिया है, और आप तरीके से इसको पढ़ना चाहो तो पीआईबी न्यूज के अंदर जा सकते हो, 30 तारीख की न्यूज है ये। फिर हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो लॉन्च हो चुका है। धर्मेंद्र जाखड़ सर के बारे में आप जानते ही हो, उन्होंने 4 यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, उसके साथ में वो 3-4 सालों से आपके साथ में मेंटरशिप का काम भी कर रहे हैं। तो आपको एक टारगेट बेस्ड तरीके से किस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और जैसे 2 दिन का इसके अंदर टारगेट दिया जाता है, और तीसरे दिन आपकी लाइव आंसर राइटिंग होती है, उसके अंदर क्लास के अंदर ही 5 क्वेश्चन लेके आए जाते हैं, और 5 क्वेश्चन को एक एक करके लिखाया जाता है आपको लाइव क्लास के अंदर। और जैसे ही आप 10 मिनट का एक टाइमर लगा के आपने वो आंसर लिखा, या 8 मिनट का टाइमर लगा के आपने आंसर लिखा, तो वो डिपेंड करता है 150 वर्ड का है या 250 वर्ड का है। उसके बाद में आपको मॉडल आंसर दिखाया जाता है वहीं पे ही लाइव क्लास के अंदर, कि मैं होता तो उस टाइम पे किस तरीके से उसको लिखता आंसर को। और उसके बाद में आपको जो पीडीएफ आप बना के, जो आपने आंसर लिखे हैं उसकी पीडीएफ बना के आप एक टेलीग्राम आईडी दी जाएगी धर्मेंद्र जाखड़ सर की ही, तो आप वहाँ पे उसको भेज सकते हो। उसको ऑडियो रिव्यू के थ्रू आपको बता सकते हैं वो कि आप किस तरीके से इसको और अच्छा कर सकते हो। और साथ में आपकी जो दूसरे भी डाउट होते हैं यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, वो भी आप वहाँ पे उस आईडी पे पूछ सकते हो। तो इसके अंदर 6 महीने की लाइव आंसर राइटिंग होगी, 300 पीवाईक्यू और नए क्वेश्चन भी ऐड किए जाएंगे। फिर टेस्ट सीरीज होगी इसके अंदर, जैसे ही आपका टारगेट खत्म होता है, एक सब्जेक्ट खत्म होता है, उसके बाद में टेस्ट सीरीज के अंदर आपको टेस्ट लिया जाएगा। फिर लाइव आंसर रिव्यू होंगे आपके एक तरीके से तो लाइव क्लास के अंदर ही। उसके बाद में आपको ऑडियो फीडबैक के थ्रू भी आप जो पीडीएफ भेजोगे वो भी आपकी रिव्यू करके दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अब। तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ये हमारे 2 नंबर हैं, और भी डाउट हो आपको तो यहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। हमारा अगला आर्टिकल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से संबंधित है, NFHS 6। अभी ये डेटा आया है NFHS 6 का। इससे पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 था, ये 2019 से 21 का डाटा दिखा रहा था, और ये 2023-24 का है, 2023-24 का डेटा दिखा रहा है। ये हमारे लिए प्री के लिए तो कम इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंट्रो के अंदर, कंक्लूजन के अंदर, या फिर कहीं भी आपको अपना जो आंसर है उसको वैलिडेट करना है, कोई आपने फैक्ट लिखा, कोई चीज़ लिखी, उसको वैलिडेट करना है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तो ये जो डेटा है उसका आप यूज़ में ले सकते हो। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, ये 90% तक पहुंच चुकी है, मतलब जो संस्थागत प्रसव है तो वो 90% पहुंच चुका है। फिर ANC एंटीनेंटल केयर, मतलब प्रसव से पूर्व जो केयर होती है माता की, तो वो इंक्रीज होके 92.6 से 95.9% हो गया है। फिर जो वैक्सीन है बच्चों के लिए, जो 12 से 23 मंथ तक जो बच्चे हैं उनकी जो वैक्सीन है, तो उसका कवरेज 96% तक हो गया है। उसके बाद में रोटा वायरस वैक्सीन है तो इसकी कवरेज है वो डबल हो चुकी है। उसके बाद जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर है,
जो टीकाकरण है, फुल इम्यूनाइजेशन है, पूर्ण टीकाकरण है, तो वो 83 से 87% तक हो गया अब हमारे यहाँ पे। उसके बाद में जो चाइल्ड न्यूट्रिशन है, जैसे स्टंटिंग है, स्टंटिंग आपको पता होना चाहिए स्टंटिंग और वेस्टिंग के अंदर क्या मतलब है। स्टंटिंग मतलब होता है एक तरीके से बोनापन, तो बोनापन आप सीधा मत लिखा करो, हमेशा स्टंटिंग ही लिखना चाहिए। स्टंटिंग का मतलब होता है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट कितनी है, वो होती है स्टंटिंग। और वेस्टिंग होती है आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट कितना है, वो होता है वेस्टिंग। ठीक है, इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। फिर जैसे आयुष्मान भारत है, इस तरीके से स्कीम चल रही है, तो वो क्या क्या कर रही हैं, तो आपको जो पहला पेज है वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके बाद में भी मैंने एक्स्ट्रा चीजें डाल रखी हैं, लेकिन आपको ये रिपीट होंगी आगे, लेकिन ये चीजें आपको देखनी है, नोट डाउन करनी है। आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो, वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको हिंदी में देख सकते हो। तो ये जो एनएफएचएस है, इसको जारी कौन करता है? आईआईपीएस मुंबई, इंडियन इंटरनेशनल है ये, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, ये मुंबई के अंदर है। तो इसके सहयोग से इसको जारी किया जाता है। इसमें मातृ स्वास्थ्य और प्रसव मैंने बता दिया आपको कि 88 से बढ़ के 90% हो गया है। फिर एएनसी कवरेज है, तो वो 95% हो गया है। उसके बाद में पोषण है, तो पोषण जैसे आयरन, फोलिक एसिड होता है, ठीक है, फोलिक एसिड है, तो इसकी गोलियां है, तो वो 100+ दिन लेने वाली महिलाएं हैं, तो वो 44% से बढ़ के 54% हो गई है। जो बाल टीकाकरण है, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन है, तो वो भी बढ़ गया है, 87% हो गया है। और जो रोटा वायरस है, रोटा वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये डायरिया जैसी बीमारी होती है, मतलब इसके अंदर दस्त वगैरह लगने या फिर डिहाइड्रेशन होना, इस तरीके की बीमारी होती है। तो उसके लिए वैक्सीन है, जो मिशन इंद्रधनुष के अंदर भी इसको शामिल किया हुआ है, जो रोटा वायरस है इसको, तो वो भी डबल हो गया है उसकी वैक्सीन का कवरेज। फिर उसके बाद बाल पोषण के बारे में है, परिवार नियोजन और बीमा के बारे में है कि बीमा सुविधाएं हैं, वो भी उसका भी कवरेज बढ़ गया है। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। जैसे टीएफआर है हमारा, टोटल फर्टिलिटी रेट है, तो वो 2.0 पे स्थिर है अभी। जो रिप्लेसमेंट रेट होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसमें रिप्लेसमेंट मतलब प्रतिस्थापन दर है, तो वो 2.1% है, कि मतलब 2.1% यदि प्रजनन दर होगी तो वो प्रतिस्थापन दर है। इसका मतलब कि इतने ही लोग रहेंगे, जो जनसंख्या है वो बढ़ेगी नहीं अब, तो अब हमारी स्थिर जनसंख्या होगी। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है टीएफआर का मतलब। फिर गर्भ निरोधक है, तो इनका उपयोग दर भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य बीमा है, तो स्वास्थ्य बीमा की जो कवरेज है वो भी बढ़ गया है, 60% तक हो गया है। तो महिला सशक्तिकरण है, जैसे मतलब महिलाओं को इंटरनेट तक, बैंक खातों तक, और यहां तक इनका उपयोग बढ़ गया है। ठीक है, तो ये डेटा है, इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, वो आपको नोट डाउन करने हैं, जो मैंने हाईलाइट वहां पे किए थे वो वाले डेटा स्पेशल। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री की एक न्यूज है, रक्षा मंत्री और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लखनऊ के अंदर, लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया है। नौसेना शौर्य वाटिका, ये एक तरीके से संग्रहालय है, और इसको म्यूजियम टाइप में है ये, जो इसके अंदर आईएनएस गोमती है उसको रखा गया है। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं, पर हम इसके अंदर आईएनएस गोमती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या क्या है इसके अंदर, इसमें प्रमुख प्रदर्शन क्या क्या की गई हैं चीजें, प्रमुख प्रदर्शन वाली चीजें कौन कौन सी है, जैसे आईएनएस गोमती बताया मैंने। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं, एक के ये तोप है, फिर उसके बाद में ये लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर, इस तरीके से काफी हैं। लेकिन एक छोटा सा ये काम का कह सकते हो आप कि ये TU-140M है, ये रशिया का गश्ती विमान है ये, और अभी ये भी रिटायर हो चुका है वैसे तो मेनली हम आईएनएस गोमती के बारे में ही देखेंगे इसमें। ये आईएनएस गोमती है, ये गोदावरी क्लास का है। आईएनएस गोमती है, ये गोदावरी क्लास का है, और मझगांव डॉकयार्ड थी उसके अंदर ये बना हुआ है। और ये एक फ्रिगेट है, फ्रिगेट का मतलब होता है कि ये कॉर्वेट होता है उससे तो बड़ा होता है, और जो डिस्ट्रॉयर है उससे छोटा होता है, बीच की श्रेणी का मान सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये गोदावरी क्लास का है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, और तीसरा जहाज है उसका गोदावरी क्लास का, ये तीसरा जहाज है। और इसने ऑपरेशन कैक्टस, इसने कहाँ कहाँ शामिल हुआ था, ये ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन रेनबो। ऑपरेशन कैक्टस, कैक्टस आपको पता है मालदीव के अंदर एक कू हुआ था, कू मतलब तख्ता पलट हुआ था, तो उस टाइम पे भारत सरकार ने इसको भेजा था,
ठीक है। फिर उसके बाद में ऑपरेशन पराक्रम है। पराक्रम है जो संसद पे हमला हुआ था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान की जो तरफ से जो नौसेना वगैरह के ना हमने एक ब्लॉकेड लगाया था इस तरीके से, तो उस टाइम पे ऑपरेशन पराक्रम चला था, संसद पे हमला हुआ था उस टाइम पे। फिर ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन रेनबो है, ये सुनामी आई थी 2004 के अंदर, सुनामी 2004 के अंदर आई थी, तो वहां पे श्रीलंका के अंदर हमने कुछ ऑपरेशन किया था, जैसे मतलब राहत कार्य किए थे, तो उसको ऑपरेशन रेनबो कहते हैं। तो इन चीजों के अंदर ये काम आया हुआ है। बस इतना ही काम का है अपने, और नहीं है। फिर आगे अगला डीजी यात्रा से संबंधित है। डीजी यात्रा से संबंधित है कि इसके यूजर्स हैं वो 10 करोड़ के समथिंग हो गए हैं, उसको भी पार कर चुके हैं। डीजी यात्रा है कि जो विमान यात्री होते हैं तो उनको सुविधा हो सके, वो जल्दी बोर्डिंग पास वगैरह ये जो फॉर्मेलिटीज होती हैं तो वो नहीं करनी पड़े उनको, और जल्दी से जल्दी उनकी जो सारी चेकिंग प्रक्रिया वो सब कुछ आसानी से हो सके, तो उसके लिए डीजी यात्रा सरकार ने शुरू किया था। तो इसके अंदर जैसे पेपर वगैरह बचेगा, टाइम बचेगा, इस तरीके से है इसमें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं डीजी यात्रा क्या है एक बार, थोड़ा सा ज़्यादा काम का नहीं है ये। समय और पर्यावरण की बचत होगी, जैसे पहले 15 सेकंड से का समय लगता था, लेकिन वो घट के 5 सेकंड हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में डेटा सुरक्षा रहेगी, इसमें प्राइवेसी रहेगी कि जैसे आपका जो डेटा है तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, जैसे ही आप चेक इन वगैरह किया, सब कुछ किया, उसके बाद में आपका डेटा डिलीट हो जाएगा और इनक्रिप्टेड रहेगा। फिर आगामी विस्तार है कि ये अलग अलग जगह शुरू किया जाएगा, जैसे 27 और हवाई अड्डे हैं तो वहां पे इसको शुरू किया जाएगा, 11 नई क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर इसको शुरू किया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे जो अभी नई नए बन रहे हैं, जैसे जेवर के अंदर बन रहा है, आपको पता है, नवी मुंबई के अंदर है, और भोगापुरम के अंदर बन रहा है, तो इस तरीके से अलग अलग जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं तो वहां पे भी इसको शुरू किया जाएगा। और भारत में हवाई यात्री हैं वो 2030 तक 50 करोड़ और 2040 तक 100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। फिर अगला खेत बचाओ अभियान से संबंधित है। खेत बचाओ अभियान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो भारत के वैज्ञानिक हैं ये सब मिलके जो भारत के खेतों के अंदर मिट्टी है या वहाँ का पर्यावरण है या फिर उनके जो उत्पादकता है उसको बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी प्राकृतिक खेती जैसे जैविक खेती, इस तरीके के उपाय किए जाएंगे इसके अंदर। और उसके अंदर जो भागीदारी है वो कृषि विज्ञान केंद्र है, वो मेन भागीदार के तौर पे होंगे। और भारत के जो खेत हैं उनको बचाने के लिए सस्टेनेबल तरीके से खेती कैसे की जा सकती है तो उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, और एक जन भागीदारी तरीके से ये मॉडल है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। जैसे मिट्टी, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए केंद्र, राज्य और वैज्ञानिक हैं वो साझा राष्ट्रीय अभियान चला रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि फर्टिलाइजर है तो उनको बैलेंस तरीके से कैसे यूज में लिया जा सकता है, ऐसी प्रैक्टिसेस हम लेके आएंगे। फिर नेचुरल फार्मिंग है, जो प्राकृतिक खेती है, उनके इनिशिएटिव क्या क्या हो सकते हैं तो वो हम कोशिश करेंगे। फिर आत्मनिर्भरता, जैसे ऑयल सीड है, मतलब दलहन है और तिलहन है, इन दोनों के अंदर पल्सेज है और ऑयल सीड है, इन दोनों के अंदर आत्मनिर्भरता बनाई कैसे की जा सकेगी, बनाए रखे जाए हम। फिर एनकरेजिंग ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव, कि जैविक कृषि है तो उसके अल्टरनेटिव और क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए हो सकता है। फिर एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन किया जाएगा इसके अंदर, कि सारे पोषक तत्व हैं तो उनको कैसे यूज में लिया जा सके, वो सब इसके अंदर जो खेत बचाओ अभियान है, खेती बचाओ अभियान है, उससे संबंधित है ये। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये एक विकेंद्रीकृत मॉडल होगा, डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल होगा, जो बॉटम अप अप्रोच है, मतलब जो राज्य हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो उनको बताएंगे, फिर राज्य सरकारों के पास में जाएगा ये, और उसके बाद में केंद्र सरकार है वो भी इसके अंदर हेल्प करेगी। तो नीतियां हैं वो नीचे से ऊपर जाएंगी। फिर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सी संस्था है, कृषि विज्ञान केंद्र है, इनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और जो ये जन आंदोलन के तौर पे काम करेगा, जैसे मुख्यमंत्री हैं और अलग अलग राज्यों के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब मिलकर अपने खेतों के अंदर से शुरू करेंगे कि भाई एक रोल मॉडल के तौर पे हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद में किसानों को भी प्रोत्साहित किया करेंगे वो। तो ये योजनाओं का एकीकरण किया जाए इसके अंदर, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, पीएम किसान है, इस तरीके की जो भी योजनाएं हैं उनको एक साथ में एकीकृत करके और खेतों को बचाने का कैसे प्रयास किया जा सकता है वो इसके अंदर किया जाएगा। अगला आर्टिकल सीपी ग्राम से संबंधित है।
सीपी ग्राम का एक एआई अनेबल्ड वॉइस चैटबॉट है जिसको कहते हैं समाधान दीदी, उससे संबंधित है। सीपी ग्राम क्या है कि ये 24/7 एक शिकायत निवारण पोर्टल है जिसके अंदर क्या होता है कि नागरिक हैं तो वो किसी भी मंत्रालय हो गया या फिर राज्य सरकार हो गई, कोई विभाग हो गया, तो उसकी शिकायत दर्ज करवानी है तो इस पोर्टल के ऊपर जा सकता है और वहाँ पे 24/7 अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अब क्या है कि कुछ अनपढ़ लोग थे जो सीधा बोल के ही बात कर सकते हैं, उनको लिखना टाइप करना ऐसे नहीं आता है, तो वो इस पोर्टल पे जाएंगे और एक चैटबॉट है तो उस पर वॉइस के थ्रू अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो किसी भी भाषा में भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक भाषिणी, आपको पता है अलग अलग भाषाओं के लिए केंद्र सरकार की एक प्लेटफॉर्म है भाषिणी, तो भाषिणी के सहयोग के द्वारा एक चैटबॉट, वॉइस चैटबॉट है ये समाधान दीदी, ये इसके अंदर ऐड कर दिया गया है सीपी ग्राम के अंदर, जिसमें अलग अलग जो स्थानीय भाषाएं हैं उसके अंदर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ठीक है, तो बस यही है। तो ये DARPG है, ये सीपी ग्राम है, ये इस विभाग के अंदर आता है और उसने भाषिणी के सहयोग से इसको लॉन्च किया है और बोलकर शिकायत कर सकते हैं। ऑटो रूटिंग हो सकती है। ऑटो रूटिंग का मतलब है कि ये एआई सिस्टम है, ये खुद ही समझ जाएगा कि भाई ये शिकायत है, ये कौन से मंत्रालय की है, सीधा उस मंत्रालय के पास में वो शिकायत पहुंच जाएगी, मंत्रालय के उस विभाग के अंदर तक पहुंच जाएगी ये शिकायत। फिर भाषाएं हैं, जैसे मतलब 22 भाषा जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो तो है ही, उसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे गारो है, मीजो है, इस तरीके की जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर भी ये चैटबॉट काम करेगा। फिर अगला आर्टिकल है बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक। बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें जो कार्गो है, जो ड्राई बल्क कार्गो है, तो उसके अंदर तो पारादीप पोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कहां पे है, ये ओडिशा के अंदर है, पारादीप पोर्ट है, तो इसको पहला स्थान मिला है। ड्राई बल्क कार्गो, ड्राई बल्क कार्गो के अंदर क्या आता है, जैसे कोयला वगैरह, ये जो खुला सामान होता है वो सब इसके अंदर आएगा ड्राई बल्क कार्गो के अंदर। फिर लिक्विड बल्क कार्गो है, इसके अंदर सिक्का पोर्ट है, सिक्का ये गुजरात के अंदर है, सिक्का पोर्ट है, ये टर्मिनल है, ये इसके अंदर आया, जैसे मतलब LPG LNG ये सब है, तो ये लिक्विड बल्क हो गया। फिर उसके बाद में कंटेनर कार्गो है, जो बंद डब्बों के अंदर आता है वो कंटेनर कार्गो है, ये मुंद्रा पोर्ट है, ये फर्स्ट आया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 3 पोर्ट है, 3 पोर्टों के बारे में ये रैंकिंग दे रखी है, ये पहली रैंकिंग है सबकी। ठीक है, ये मुंद्रा पोर्ट भी गुजरात के अंदर ही है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके अंदर ये PIB के अंदर ही दे रखा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, तो इसके अंदर भारत 44 से 22वें स्थान पर आ गया है। अब 22 स्थान है, भारत का 22वां स्थान है। उसके अलावा जो JNPT पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, तो ये सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, जो मेजर कंटेनर वाला था ना, ये कंटेनर कार्गो वाला, इसके अंदर ये सेकंड है, ये JNPT है। उसके अलावा जो शीर्ष ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स था, इसके अंदर 100 में से 7 बंदरगाह भारतीय ही है, 100 में से 7 बंदरगाह हैं वो भारतीय हैं। आगे इंपॉर्टेंट स्कीम कौन कौन सी है, एक है शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट स्कीम है। इसमें क्या होता है कि जैसे शिप को है तो स्क्रैप किया जाता है, तोड़ा जाता है, कबाड़ बनाया जाता है, तो उसका जो 40% तक जो मूल्य होता है उसका एक क्रेडिट नोट जारी किया जाता है, और जब नया जहाज बनाया जाएगा तो उसके अंदर उसको क्रेडिट को यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, और एक हांगकांग कन्वेंशन है, हांगकांग कन्वेंशन एक IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी ये संधि है, और उसके अंदर जैसे कोई स्क्रैप किया गया, किसी को कबाड़ बनाया गया किसी जहाज को, तो उसके अंदर पर्यावरण को नुकसान ना हो और श्रमिकों पर गलत तरीके से इंपैक्ट ना पड़े, तो उसके लिए हांगकांग कन्वेंशन था, भारत इसको हस्ताक्षर करता है, और इसके लिए इसने ये स्कीम लेके आए थे भारत सरकार, शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट योजना। ठीक है, फिर उसके बाद में समुद्री श्रमिक सम्मेलन है, ये समुद्री श्रमिक सम्मेलन 2006, तो इसमें क्या है कि नाविक कल्याण सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है भारत, और इसी के तहत नाविकों के लिए उन्होंने 24/7 जो शिकायत निवारण मॉड्यूल है वो शुरू किया है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं हम।
फिर आगे जैसे डिजिटल इंडिया और गवर्नेंस पहल है, तो इसके अंदर जैसे ई नाविक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो नाविकों की शिकायत का निवारण करेगा, तो उसके लिए ई नाविक प्लेटफॉर्म है। फिर ई समुद्र प्लेटफॉर्म है, तो ये क्या करेगा कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो नए जहाज बनाने हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो उसको आसान बनाएगा। फिर दूसरे टेक्निकल इनिशिएटिव है कि एआई आधारित कुछ होगा, तो ये सब है जैसे मतलब पोत यातायात सेवा है उसको किया गया है। तो इसका विजन क्या है, जो मतलब लास्ट में आप कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हो, जो मैरीटाइम इंडिया विजन है 2030 का और मैरीटाइम अमृतकाल विजन है 2047 का, तो ऐसे विजन को ये फुलफिल करता है। फिर अगला आर्टिकल नीति आयोग के भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के रोड मैप जारी करने से संबंधित है कि भारत एक सेमीकंडक्टर उद्योग के अंदर एक वैश्विक विनिर्माता बन सके, तो उसके लिए ये आर्टिकल है और 10 साल का एक रोड मैप बनाया जाएगा जिसके अंदर 120 से 150 बिलियन डॉलर एक ग्लोबल वैल्यू चेन बनाई जाएगी इसके अंदर, ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जैसे नीति आयोग का सेमीकंडक्टर रोड मैप है 2026 से 2035 के लिए है, और इसमें 120 से 150 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन तैयार की जाएगी। और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, तो उसके फेज 2 के रोड मैप के वो ये मजबूत करेगा। और उसके बाद में एक नीति फ्रंटियर टेक हब की स्थापना की गई है इसके अंदर, नीति फ्रंटियर टेक हब की स्थापना की गई है कि इसके अंदर जो वैज्ञानिक हैं, फिर शिक्षा जगत के लोग हैं, इस तरीके से 100 लोग एक साथ में आएंगे और एक रोड मैप बनाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बस यही है। फिर इसमें 5 फोकस एरिया पे बात की गई है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा और 100 से ज़्यादा नई आईपीज बनाई जाएंगी। फिर पॉलिसीज फॉर इन्वेस्टमेंट, निवेश के लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाई जाएंगी। फिर स्किल टैलेंट बनाया जाएगा, स्किल किया जाएगा टैलेंट को। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब वैश्विक साझेदारी है तो उसका निर्माण किया जाएगा। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जैसे मतलब कि OSAT, ऑपरेशन सेमीकंडक्टर एट एंड टेस्टिंग, कि मतलब सेमीकंडक्टर है तो उसको बाहर से आउटसोर्स करना, ऑपरेशन नहीं है आउटसोर्स है, आउटसोर्सिंग करना, कि मतलब जो सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग है तो उसको आउटसोर्स भी कर सकते हो आप। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के बारे में आपको जानना जरूरी है कि जैसे पहले क्या होता था कि जैसे सिलिकॉन है तो उसका यूज में लिया जाता था, अब कुछ मिश्र धातु मान लो, गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इस तरीके से ये धातुएं होंगी, तो ये क्या है कि ज्यादा दक्ष होंगे, तो इनका निर्माण किया जाएगा। इनको कहते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर, 2 या 2 से अधिक तत्वों से बने जो सिलिकॉन से अधिक तेज, कुशल और तापमान सहने वाले होते हैं। फिर उसके बाद में है वाइड बैंड गैप, जैसे एक क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक तो वैलेंस में होते हैं, मतलब एक बैलेंस्ड होते हैं, और एक होते हैं कंपाउंड कंडक्शन स्टेट में होते हैं। मतलब बैलेंस स्टेट का मतलब है कि वो स्थिर रहेंगे, और कंडक्शन स्टेट के अंदर मतलब क्या है कि ये ऊर्जा का प्रवाह करेंगे, कंडक्शन करेंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन है एक जगह से दूसरी जगह गति करेंगे। तो ये कंडक्शन स्टेट होती है और बैलेंस स्टेट होती है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, एक बैलेंस स्टेट है एक कंडक्शन स्टेट है, इन दोनों के बीच में गैप होता है, तो उसको कहते हैं वाइड बैंड गैप। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ताप लगेगा किसी भी चीज के अंदर, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए उतना ही ज्यादा, जितना बैंड गैप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। मतलब तापमान जितना ज्यादा होगा उतना ही ये एक दूसरे के अंदर सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या है कि जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए सिलिकॉन से अधिक ऊर्जा चाहिए होगी, जितना ज्यादा बैंड गैप होगा तो ये बैलेंस से कंडक्शन के अंदर जाने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। ये प्री के लिए दो जो ये कीवर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। फिर दामोदर सावरकर के बारे में है, सावरकर के बारे में इनको पुष्पांजलि अर्पित की है तो उससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए इनके क्या क्या है। एक तो मित्र मेला है, 1899 के अंदर इन्होंने नासिक के अंदर ये बनाई थी, है ना। और उसके बाद में अभिनव भारत,
यंग इंडिया सोसाइटी के रूप में बाद में फेमस हो गई थी। फिर इनको एक नासिक षड्यंत्र केस हुआ था इन पे, नासिक नासिक षड्यंत्र केस हुआ था, तो उसकी वजह से इनको सेल्यूलर जेल यहां भेजा गया था। और उनके बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है, और यदि आपको कहीं से और हिस्ट्री के अंदर ये देखने को मिले तो इनके बारे में और पढ़ना। फिर हाँ, इसके अंदर एक ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि वीडी सावरकर का चित्र जो संविधान सदन के अंदर ये वीडी सावरकर का चित्र है, तो ये श्रीमती चंद्रकला कुमार कदम द्वारा बनाया गया था। ये पता नहीं मेरे को क्यों थोड़ा सा अजीब लगा कि ये यहाँ पे क्यों दे रखा है, इसलिए मैंने इसको साथ में ऐड किया है। उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा पे, ये हमारे काम का नहीं है कि क्या क्या लोकार्पण किया है, ये हमारे काम का नहीं है। मैंने इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को एक पॉइंट मिला इसके अंदर, जैसे चतुष्कोणीय क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रिड का नया मंत्र दिया इन्होंने। ये हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके अंदर आप इसको यूज में ले सकते हो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यूज में लेना ही लेना है आपको। कहीं भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप किसी भी कोचिंग के अंदर कर रहे हो, चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का मंत्र है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर चार कौन कौन होंगे, एक तो जनता है, सिविल सोसाइटी है, सिविल प्रशासन है, मिलिट्री है और बीएसएफ है। ये चारों साथ में खड़े हैं तो बॉर्डर सुरक्षा एकदम अच्छी है। इसका मतलब ये है कि चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे इसमें सर क्रीक के बारे में बता रखा है कि सर क्रीक और हरामी नाला, ये दोनों ही गुजरात के अंदर है। कच्छ का जो एरिया है वहां पे है, भारत पाकिस्तान की सीमा पे है, और ये विवादित क्षेत्र है, ये आपको पता ही है। हरामी नाला से काफी सारे वो जो आतंकवादी हैं या फिर तस्करी करते हैं, तो इसलिए इसका नाम, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने वहां पे उसका नाम लग दिया था ये। और ये दलदली क्षेत्र है एक तरीके से, ये दोनों ही, सर क्रीक और हरामी नाला। अगला आर्टिकल साइंस एंड टेक प्रिज्म प्रोग्राम किससे संबंधित है। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने लिया उसके बाद में मेरे को समझ में आया कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टार्टअप है और एमएसएमई है, तो उनके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो उसके अंदर वो अच्छे से काम कर सके, उनके लिए एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए साइंस एंड टेक प्रिज्म प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर देख लो, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर अगला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित है, और उसमें आभा आईडी है। तो आभा आईडी का आपको पता है कि ये 14 नंबर का एक डिजिटल आईडी होती है, जो अलग अलग लोगों के लिए, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है तो उसके तहत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नंबर होते हैं, हर एक फैमिली के अलग नंबर होते हैं। और इसमें 90 करोड़ की आभा खाते खोल चुके हैं, 90 करोड़ लोगों के आभा आईडी खुल चुकी है। और इसमें सबसे ऊपर है यूपी, सबसे ज्यादा खाते यूपी के अंदर है। उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा भी इसके अंदर दे रखा है कि महिलाओं के हैं वो आधे खाते हैं, और आंध्र प्रदेश है या फिर ये है तो इनके अंदर 95% है, वो हमारे इतने काम का नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें और क्या है इंपॉर्टेंट। जैसे अंडमान निकोबार है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है और दादर नगर हवेली है, इन्होंने 100% कर दिया है। फिर बड़े राज्यों के अंदर आंध्र प्रदेश ने 98% और उड़ीसा के अंदर भी काफ़ी है। फिर अखिल भारत डिजिटल मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, तो उसके अंदर जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीपीआई है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो आभा अकाउंट बता दिया, फिर उसके बाद में हेल्थ प्रोफेशनल के लिए एक रजिस्ट्री होती है, फिर हेल्थ फैसिलिटी के लिए एक रजिस्ट्री होती है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उसकी रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद में हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर बनाया जाता है एक। फिर यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, कि सबको एक जगह पे, जैसे एक जगह से दूसरी जगह के अंदर किसी को ट्रांसफर किया जाता है तो वो यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस है, तो उसका यूज लिया जा सकता है। फिर उसके बाद में नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है, जैसे मतलब कि कोई बीमा कंपनी है तो वो एक व्यक्ति को किस तरीके से क्लेम दिया जाएगा, तो उसको डिजिटली तौर पे समाधान करने के लिए नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है ये, ठीक है। फिर अगला आर्टिकल सब स्टेट निर्माण प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सब स्टेट निर्माण प्रौद्योगिकी, ये क्या है कि जैसे एक बेस मटेरियल होता है, जो सिलिकॉन की चिप होती है, आपने देखी होगी सिलिकॉन की चिप, उस पे लाखों ट्रांजिस्टर टाइप में, एक नीली हरी हरी कलर की होती है, और उसके ऊपर लाखों सारे ट्रांजिस्टर वगैरह इस तरीके से लगे होते हैं, आईसीज वगैरह ये सब है, ठीक है। तो ये लगे होते हैं, तो ये एक बेस मटेरियल की तरह काम करता है, ये सबस्ट्रेट होता है।
और ये फिर उसके बाद में कंप्यूटर तक ये तार वगैरह जोड़ने के लिए इस तरीके से ये कंप्यूटर तक अपने आगे सिग्नल वगैरह पहुंचाने का काम करता है। तो ये सबस्ट्रेट मटेरियल है, ये पहले तो सबस्ट्रेट है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल या प्लास्टिक का पहले बना हुआ होता था, लेकिन अब जैसे ये इंटेल वगैरह के साथ में जो नई टेक्नोलॉजी है, अब ये 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक का यूज में लिया जाएगा। अब नई टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा कि ये ग्लास का बना हुआ होगा। अब ग्लास का बना हुआ होगा तो ये सिकुड़ेगा कम, इसकी स्पीड है वो ज़्यादा होगी, और 5G और 6G और 7G तक ये जो प्रोसेस है ये आसानी से कर पाएगी। इसके लिए ये सबस्ट्रेट निर्माण प्रौद्योगिकी है, ये इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये ऑपरेशन चक्रव्यूह है कि केरल के अंदर नशीले पदार्थ वगैरह ये पकड़े गए हैं, तो ऑपरेशन चक्रव्यूह। इससे पहले भी मैंने आपको 2 ऑपरेशन बता रखे हैं जो नशीले पदार्थों से संबंधित हैं, वो आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना। उसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि CSIR का राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है, ये कहां पर है? ये है गोवा के अंदर। बस इतना ही है ये। ठीक है, CSIR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, ये गोवा के अंदर है, इतना पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में एक ताइपे कैपिटल कप हुआ था, ताइपे कैपिटल कप है, ये किससे संबंधित है इतना ही पता होना चाहिए, उससे आगे कुछ नहीं है। जैसे ये कौशल विकास है, कौशल चैंपियनशिप है, उसके लिए है, ये ताइपे के अंदर हुआ था। भारत ने 2 रजत और 3 ऐसे पुरस्कार जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता होना चाहिए। ताइपे कैपिटल कप है, ये किससे संबंधित है? कौशल चैंपियंस है, कौशल विकास से संबंधित है। ठीक है, अब एक PM स्वनिधि से संबंधित क्वेश्चन है आपके लिए। फिर दूसरा जो नीति आयोग का रोड मैप है सेमीकंडक्टर मिशन से संबंधित, उससे संबंधित है। आगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।